हेलो दोस्तों, चलिए माओ के बारे में पढ़ते हैं। तो माओ का जो टाइम पीरियड रहा है वो 1893 से 1976 के बीच रहा। माओ जेडोंग या माओ से तंग का जन्म 1893 में चीन में हुआ था। चीन में साम्यवादी क्रांति को सफल बनाने का श्रेय माओ जेडोंग को ही जाता है। माओ से तुंग ने 1949 में समाजवादी राज्य की स्थापना की और आजीवन नेतृत्व अपने पास ही रखा। माओ सेतुंग ने चीनी क्रांति के लिए किसान वर्ग को विश्वास में लिया क्योंकि किसानों के बीच असंतोष फैला हुआ था। माओ सेतुंग की पुस्तकें कौन कौन सी हैं? तो ऑन न्यू डेमोक्रेसी, ऑन कंट्राडिक्शन, ये 1952 में आती है। ऑन न्यू डेमोक्रेसी 1940 में बुक लिखी जाती है। ऑन प्रैक्टिस एंड कंट्राडिक्शन 1937 में। ऑन प्रैक्टिस एंड कंट्राडिक्शन। पीपल्स डेमोक्रेटिक डिक्टेटरशिप, ये 1949 में बुक लिखी जाती है। पीपल्स डेमोक्रेटिक डिक्टेटरशिप। माओ सेतुंग द्वारा संघ में स्टालिनवादी नीतियों की आलोचना की गई। तो सोवियत संघ में स्टालिनवादी नीतियों की आलोचना करते हैं कौन? माओ के अनुसार स्टालिन ने रूस में उद्योगों की स्थापना करते समय रूस में किसानों के हितों की उपेक्षा की। सोवियत संघ में भारी औद्योगिकीकरण को प्राथमिकता प्रदान की गई। माओ के अनुसार कृषि क्षेत्र के विकास और मझोले उद्योगों के विकास के पश्चात ही भारी उद्योगों की स्थापना करना संभव है। माओ के अनुसार स्टालिन की केंद्रीकृत अर्थव्यवस्था यानी सेंट्रलाइज्ड इकोनॉमी में जन सहभागिता अनुपस्थित है। तो पीपल्स पार्टिसिपेशन अनुपस्थित था। उद्योगों और पूंजी का विकास राज्य द्वारा बाध्यकारी रूप से किया गया। माओ के अनुसार दीर्घकालीन आर्थिक विकास के लिए समुदाय की स्वैच्छिक भागीदारी आवश्यक है। माओ ने इस मान्यता को अस्वीकार कर दिया कि समाजवादी व्यवस्था में अवरोध समाप्त हो जाएंगे, बल्कि माओ के अनुसार समाजवादी व्यवस्था में अंतर्विरोध अनंत काल तक विद्यमान रहेंगे। अतः माओ ने आर्थिक तत्वों की तुलना में राजनीति एवं चेतना को अत्यधिक महत्व दिया। तो माओ ने आर्थिक तत्वों की तुलना में राजनीति और चेतना को अधिक महत्व दिया। माओ के अनुसार समाजवाद का अभिप्राय केवल उत्पादन के साधनों का राष्ट्रीयकरण मात्र नहीं है, बल्कि इस उत्पादन में स्वैच्छिक सहभागिता को प्रोत्साहित करना तथा व्यक्ति के विचारों को परिवर्तित करना क्रांति का वास्तविक अर्थ है। लोगों की थॉट प्रोसेस और उनका पार्टिसिपेशन इंश्योर करना, ये भी महत्वपूर्ण है उत्पादन के साधनों में क्रांति लाने के लिए। माओ के समय चीन की समस्याएं, जापानी साम्राज्यवाद यानी जापान का जो इंपीरियलिस्ट पॉलिसी थी वो एक प्रॉब्लम थी, और सामंतवादी शोषण यानी फ्यूडलिस्टिक एक्सप्लॉयटेशन जो हो रहा था वो भी एक महत्वपूर्ण प्रॉब्लम थी चीन में माओ के समय। माओ ने पहली बार किसानों को क्रांति का अग्रवाहक बना दिया। क्रांति के केंद्र शहर नहीं गांव होंगे। क्रांति का तरीका गुरिल्ला युद्ध होगा यानी गुरिल्ला वारफेयर होगा। विरोध का सिद्धांत यानी थ्योरी ऑफ अपोजिशन। तो माओ सेतुंग के अनुसार समाज में अनंत काल तक विरोध बने रहेंगे। सर्वहारा वर्ग के अधिक नायकत्व के पश्चात भी समाज में विरोध कायम रहेगा। तो इवन इफ डिक्टेटरशिप ऑफ प्रोलेटेरिएट स्टैब्लिश हो जाएगी, फिर भी समाज में विरोध स्ट्रगल कायम रहेगा। उसके अनुसार विरोध दो प्रकार के होते हैं, सामंजस्यशील विरोध और गैर सामंजस्यशील विरोध। तो कंट्राडिक्शन या विरोध दो प्रकार के होते हैं। कंट्राडिक्शन दो प्रकार के होंगे, कौन कौन से? एंटागोनिस्टिक कंट्राडिक्शन और नॉन एंटागोनिस्टिक कंट्राडिक्शन। एंटागोनिस्टिक एंड नॉन एंटागोनिस्टिक कंट्राडिक्शन। सामंजस्यशील विरोध का अभिप्राय वो विरोध हैं जो जनता के मध्य आपस में होते हैं और जिसे बिना किसी हिंसा के सुलझाया जा सकता है। ये विरोध साम्यवादी क्रांति के बाद भी बने रहेंगे। और नॉन एंटागोनिस्टिक कंट्राडिक्शन क्या होगा? इसमें शोषक और शोषितों के मध्य होता है ये। तो ये एक्सप्लॉइटर और एक्सप्लॉइटेड के बीच में होता है। यह सुलझाने को हिंसा की आवश्यकता होगी, तो इसे केवल हिंसा या वायलेंस के द्वारा ही सुलझाया जा सकता है।
एंटागोनिस्टिक एंड नॉन एंटागोनिस्टिक कंट्राडिक्शन। निरंतर क्रांति, तो परपेचुअल रिवोल्यूशन, परपेचुअल रिवोल्यूशन। तो ये क्या है, क्रांति एक घटना नहीं है, तो जो रिवोल्यूशन है वो इट इज नॉट गोइंग टू बी एन इवेंट, बल्कि एक प्रक्रिया है, एक प्रोसेस है जो निरंतर चलती रहती है। माओ के अनुसार समाज में क्रांतियों का एक दौर चलेगा, एक दौर चलेगा जिसमें लोगों का वैचारिक परिवर्तन किया जा सके। माओ ने निरंतर क्रांतियों का नारा दिया, तो परपेचुअल रिवोल्यूशन की बात करते हैं माओ। इसमें निम्नलिखित चीजें हैं, इसमें मुख्य निम्नलिखित हैं, कौन कौन से? पंचवर्षीय योजना, पंचवर्षीय योजना ये 1953 से 1957 के बीच चली पंचवर्षीय योजना। फिर सैकड़ों फूल खिलने की योजना, लेट 100 फ्लावर ब्लूम की ये योजना थी, लेट 100 फ्लावर ब्लूम, ये 1957 में योजना आती है। अनेक विचारों को मुक्त रूप में करने की क्षमता प्रदान की, तो अनेक विचारों को मुक्त रूप में करने की क्षमता प्रदान की लेट 100 फ्लावर ब्लूम योजना के तहत। और लंबी छलांग का आंदोलन, तो ये लॉन्ग मार्च कैंपेन है, ये 1958 से 1960 के बीच में चलता है। तो लॉन्ग मार्च कैंपेन क्या था? 1958 से 1960 के बीच में। इस आंदोलन के अंतर्गत माओ ने औद्योगिक उत्पादन में 1 वर्ष में 100% की वृद्धि का लक्ष्य निर्धारित किया, परंतु लंबी छलांग का आंदोलन असफल हो गया। लॉन्ग मार्च अब 100% तो हो नहीं सकता, इसलिए ये असफल हो गया। इस आंदोलन की असफलता के बाद माओ ने सांस्कृतिक क्रांति का नारा दिया। तो अब इसके बाद ये कल्चरल रिवोल्यूशन की बात करेंगे। कल्चरल रिवोल्यूशन ये क्या है? ये सबसे पहले तो 1966 से 76 के बीच में रहा इसका टाइम पीरियड। दल में नौकरशाही को रोकने का प्रयास किया गया, सत्ता के केंद्रीकरण को रोकने का प्रयास किया गया, लोगों में वैचारिक परिवर्तन यानी आइडियोलॉजिकल शिफ्ट हो, लोगों में आइडियोलॉजिकल चेंज आए, इसका प्रयास किया गया। इसके द्वारा माओ ने स्कूल एवं विश्वविद्यालय के छात्रों की निष्ठा प्राप्त करने का प्रयत्न किया, दल को जनता के प्रति उत्तरदायी बनाने का कार्य किया। दल ने शक्ति का केंद्रीकरण रोकने का प्रयास किया गया। तो दल में, तो आलोचकों के अनुसार चीन के साम्यवादी दल में शक्ति संघर्ष के कारण माओ ने यह नारा दिया। तो चीन का जो साम्यवादी दल था, कम्युनिस्ट पार्टी थी, उसमें भी पावर स्ट्रगल चल रहा था, इस कारण माओ ने यह नारा दिया कल्चरल रेवोल्यूशन का। माओ लिशियोकी, डेंग सियाओपिंग जैसे नेताओं के विरोध में संघर्ष कर रहे थे। तो माओ लिशियोकी और डेंग सियाओपिंग जैसे नेताओं के विरोध में संघर्ष कर रहे थे। माओ ने कहा कि वे बुर्जुआ तत्वों से चीन को खाली कराना चाहते हैं। रेड गार्ड्स, लाल सुरक्षा आर्मी क्या थी? तो सांस्कृतिक क्रांति को प्रभावी बनाने के लिए माओ ने सैनिकों का प्रयोग किया। इनके हाथों में माओ की विचारधारा से प्रेरित एक लाल किताब होती थी, इसलिए इसे रेड गार्ड कहा गया। ये क्रांति के नए प्रहरी बन गए। इसके द्वारा चीनी सेना जनवादी मुक्ति को पूर्णतः माओवादी विचारधारा में रंग दिया गया। इसके द्वारा चीनी सेना जनवादी मुक्ति सेना को पूर्णतः माओवादी विचारधारा में रंग दिया गया। चंडाल चौकड़ी या गैंग ऑफ 4, नेतृत्व जियांग क्विंग द्वारा किया गया। अन्य 3 सहयोगी झांग चुनकियो, याओ वेन्युआन तथा वांग हांगवेन। तो इसमें जो चंडाल चौकड़ी थी, गैंग ऑफ 4, उसमें सबसे पहले तो जियांग क्विंग थे, फिर झांग चुनकियो थे और याओ वेन्युआन थे, इसके अलावा वान हांगवेन थे। इसका उद्देश्य माओ की सांस्कृतिक क्रांति को लागू करना था। इन चारों पर माओ की मृत्यु के बाद आपराधिक मुकदमा चला। इस समूह के विघटन को माओ की सांस्कृतिक क्रांति का अंत माना जाता है। माओ की क्रांति की विशेषता, तो माओ ने पहली बार किसानों को क्रांति का अगुवा बना दिया। माओ ने चीन जैसे सामंतवादी समाज में क्रांति को संभव बना दिया। माओ ने चेतना को भौतिक तत्वों से ज्यादा महत्वपूर्ण माना। माओ पहले मार्क्सवादी विचारक थे जिन्होंने सैन्य शक्ति पर इतना ज्यादा बल दिया। माओ का प्रसिद्ध कथन है कि शक्ति बंदूक की नली से निकलती है, तो पावर फ्लोस फ्रॉम द
बैरल ऑफ गन। माओ हिस्ट्री ऑफ सोशलिज्म नामक पुस्तक से बहुत प्रभावित थे। हिस्ट्री ऑफ सोशलिज्म पुस्तक से बहुत प्रभावित थे। माओ के अनुसार क्रांति खाने की दवा या निबंध लिखने जैसा नहीं है, यह सैकड़ों वर्षों के विद्रोह एवं दमन का परिणाम है। क्रांति खाने की दवा या निबंध लिखने जैसा नहीं है, यह सैकड़ों वर्षों के विरोध एवं दमन का परिणाम है। माओ के नव लोकतंत्र का विचार। तो माओ ने किसानों और श्रमिकों का जनवादी लोकतांत्रिक अधिनायकत्व स्वीकार किया। तो ये पीपल्स डेमोक्रेटिक डिक्टेटरशिप की बात करते हैं। कौन? माओ ने पहली बार साम्यवादी क्रांति में बुर्जुआ वर्ग को सम्मिलित करने का विचार दिया। माओ ने लोकतांत्रिक सहभागिता की मान्यता को स्वीकार करते हुए आधारभूत स्तर पर लोगों की सहभागिता को प्रोत्साहित किया। माओ ने महिला स्वतंत्रता का समर्थन करते हुए कहा कि आधा आसमान महिलाओं ने उठा रखा है। फिर माओ के अनुसार लोगों के लिए लोकतंत्र होता है तथा प्रतिक्रियावादियों पर अधिनायकत्व होता है। युद्ध की रणनीति। आक्रमणकारी दुश्मन के विरुद्ध सामरिक युद्ध की रणनीति, लोगों के द्वारा प्रति आक्रमण की रणनीति, लोगों जनवादी की आक्रमणकारी रणनीति एवं दुश्मन का पीछे हटना। चीन में साम्यवादी राज्य। तो 1978 में चीन के साम्यवादी दल के नेता डेन जाओपिंग ने चीन के स्वरूप के साम्यवाद यानी सोशलिज्म विद चाइनीज कैरेक्टरिस्टिक का नारा दिया, जिसे उन्होंने आधुनिकीकरण यानी मॉडर्नाइजेशन का नाम दिया, और इसके द्वारा उन्होंने समाजवादी आर्थिक प्रणाली को बाजारवाद से जोड़ा। चीन में लागू समाजवाद को बाजारवादी यानी मार्केट बेस्ड सोशलिज्म कहते हैं, मार्केट सोशलिज्म का नाम दिया गया। अतः चीन ने आर्थिक प्रतिस्पर्धा को बढ़ाने के लिए निजी निवेश को आकर्षित किया तथा विशेष आर्थिक क्षेत्र स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स का भी गठन किया और सार्वजनिक उद्यमों को भी निजी उद्यमों की भांति कुशल एवं प्रतिस्पर्धी बना दिया, और भूमि पर अभी भी राज्य का नियंत्रण है, परंतु औद्योगिक गतिविधियों के लिए व्यक्तियों को भूमि आवंटित की जाती है और आर्थिक कुशलता बढ़ाकर शिक्षा, स्वास्थ्य एवं गरीबी निवारण के लिए उल्लेखनीय कार्य किया गया। चलिए एक बार फिर से माओ को देखते हैं। तो 1893 से 1976 के बीच ये प्रिंसिपल चाइनीज मार्क्सिस्ट थ्योरिस्ट थे। इन्होंने 1921 में कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना की स्थापना की और माओ इसके फाउंडिंग मेंबर रहे। पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना पीआरसी के ये फाउंडर कहे जाते हैं और इसकी स्थापना कब हुई थी? 1 अक्टूबर 1949 को। तो इनकी फिलॉसफी मार्क्स का जो कम्युनिज्म था उसके मॉडिफाइड वर्जन पर बेस्ड थी, जहां पर जो पेजेंट थे यानी किसान वर्ग था, फार्मर वर्ग था, वो लीडरशिप के रोल में था कम्युनिस्ट रिवॉल्यूशन लाने के लिए। जबकि मार्क्स क्या कहते हैं? मार्क्स प्रोलेटेरियन क्लास या वर्कर क्लास को क्रांति का अग्रदूत मानते हैं, जबकि माओ ने पेजेंट को क्रांति का अग्रदूत माना। माओ दो प्रकार के कंट्राडिक्शन की बात करते हैं, एंटागोनिस्टिक कंट्राडिक्शन और नॉन एंटागोनिस्टिक कंट्राडिक्शन। तो एंटागोनिस्टिक कंट्राडिक्शन कौन है? तो ये क्लास कंट्राडिक्शन है जो कि एक्सप्लॉइटर और एक्सप्लॉइटेड के बीच रहते हैं। नॉन एंटागोनिस्टिक कंट्राडिक्शन तो ये वर्किंग क्लास और पेजेंटी के बीच है। तो ये है ना, ये जो नॉन एंटागोनिस्टिक कंट्राडिक्शन है इनको समहाउ रिजॉल्व किया जा सकता है, लेकिन जो एंटागोनिस्टिक कंट्राडिक्शन है इनको रिजॉल्व नहीं किया जा सकता है। इनका जो अंत होगा डिस्ट्रक्शन ऑफ कैपिटलिज्म के माध्यम से, या जो एक्सप्लॉइटर है उसके डिस्ट्रक्शन से ही इस प्रकार के कंट्राडिक्शन को अंत किया जा सकता है। इंपॉर्टेंट पॉलिसी ऑफ माओ, लॉन्ग मार्च, ये 1934 से 35 के बीच में आती है। तो ये 6000 मील की लगभग 10,000 किलोमीटर की हिस्टोरिक यात्रा थी चाइनीज कम्युनिस्टों की। कब? जब जो कम्युनिस्टांग पार्टी ऑफ चाइना थी KMT, उससे जब एक फ्रैक्शन जिसे माओ ने फाउंड किया था वो जब अलग हो गया। 100 फ्लावर कैंपेन, ये 1956 में आता है, 100 फ्लावर कैंपेन। तो इसमें माओ ने जो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना थी उसकी पॉलिसीज का क्रिटिसिज्म इनवाइट किया
और ये क्रिटिसिज्म वो लोग भी कर सकते थे जो नॉन कम्युनिस्ट इंटेलेक्चुअल थे। तो इवन जो नॉन कम्युनिस्ट इंटेलेक्चुअल थे वो भी चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी की पॉलिसियों की आलोचना कर सकते थे। और इसमें एक महत्वपूर्ण जो स्लोगन दिया गया कि लेट 100 फ्लावर ब्लूम, 100 फूल खिलने दो और 100 प्रकार के जो स्कूल ऑफ थॉट हैं उनको समझने का प्रयास करो। लेकिन इसमें हास्यास्पद बात ये थी कि ऐसा करने के बाद माओ को समझ में आ गया कि लोग बहुत ज़्यादा हमारी नीतियों से दुखी हैं। तो जितने जितने लोगों ने क्रिटिसाइज किया था, ये जो कम्युनिस्ट और नॉन कम्युनिस्ट इंटेलेक्चुअल थे, उनको सबको ला के माओ ने मरवा दिया। तो ये काइंड ऑफ एक लोगों के प्रति थोड़ा सा गड़बड़ कर दिया इन लोगों ने क्रिटिसाइज करके। उनको लगा कि माओ सुधर गए हैं, लेकिन माओ कभी नहीं सुधरेंगे। द ग्रेट लीप फॉरवर्ड, ये द ग्रेट लीप फॉरवर्ड ये 1958 से 1962 के बीच में रहा। तो इसमें तो जो ग्रेट लीप फॉरवर्ड का कॉन्सेप्ट था, ये क्यों आया था? ये आया था जो सोवियत मॉडल ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन चाइना में लाया गया था, वो काइंड ऑफ फेल हो चुका था। तो उसको टैकल करने के लिए, उसके है ना परिणाम को रेस्क्यू करने के लिए ये कैंपेन चलाया गया था। तो इसका जो मेन उद्देश्य था कि जो चाइना की इंडस्ट्रियल और एग्रीकल्चर प्रॉब्लम है उसको किसी तरह से टैकल किया जाए। कल्चरल रिवॉल्यूशन तो ये 1966 से 1976 के बीच में आता है। तो ये एक दशक लॉन्ग या डेकेड लॉन्ग एक पीरियड था पॉलिटिकल और सोशल केओस का। क्यों ये केओस क्यों उत्पन्न हुआ? क्योंकि जो माओ जेडोंग थे, वो जो चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी थी उस पर अपना जो पावर है उसको रीअसर्ट करना चाहते थे। धीरे धीरे क्या हुआ था कि माओ की जो कम्युनिस्ट पार्टी है, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना है, माओ की पकड़ उसमें धीरे धीरे कमजोर हो रही थी। तो वो लोगों को उत्साहित करना चाहते थे, है ना, उसमें स्टूडेंट जैसे लोगों को, स्टूडेंट वर्ग को लाना चाहते थे और काइंड ऑफ एक कल्चरल रिवोल्यूशन लाना चाहते थे, जिसके माध्यम से वो पार्टी में अपनी जो पकड़ है उसको फिर से रिस्टेब्लिश करना चाहते। तो ये पॉलिटिकल और सोशल केओस था। माओ जेडोंग का कहना है कि पॉलिटिकल वर्क इज द लाइफ ब्लड ऑफ ऑल इकोनॉमिक वर्क। तो पॉलिटिकल वर्क सभी प्रकार के इकोनॉमिक वर्क कार्य का जीवन शक्ति है। माओ क्या कहते हैं कि पॉलिटिकल पावर ग्रोज आउट ऑफ बैरल ऑफ गन। तो पॉलिटिकल पावर फ्लोज आउट ऑफ द बैरल ऑफ गन। तो जो शक्ति है, राजनीतिक शक्ति है, वो बंदूक की गोली से होकर निकलती है। माओ जेडोंग के मेन वर्क देख लेते हैं। तो ऑन प्रैक्टिस ये 1937 में आती है। ऑन कंट्राडिक्शन 1937 में ये भी आती है। ऑन गोरिल्ला वारफेयर 1937। ऑन प्रोटेक्टेड वार 1938। फिर ऑन न्यू डेमोक्रेसी 1940। ऑन न्यू डेमोक्रेसी 1940। ऑन कोalition गवर्नमेंट 1945। ऑन पीपल्स डेमोक्रेटिक रूल 1949। ऑन करेक्ट हैंडलिंग ऑफ कंट्राडिक्शन एमंग पीपल 1957। ऑन करेक्ट हैंडलिंग ऑफ कंट्राडिक्शन एमंग पीपल। वेयर डू करेक्ट आइडियाज 1963 में आती है। वेयर डू करेक्ट आइडियाज।